नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पॉडकास्ट होते हैं हमारे यहाँ और बहुत सारी शख्सियात, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को हम यहाँ पे बुलाते हैं, चाहे पाकिस्तान से बात करें, हमारे अपने कश्मीर से बात करें या फिर इंडिया के कई मुख्तलिफ स्टेट से हमें लोग जॉइन करते हैं। आप लोगों तक बहुत से मुद्दों के लिए जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है और आज हमें जॉइन किया हमारे पॉडकास्ट पे पाकिस्तान से मुज़फ़्फ़र भाई ने, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है परफेक्ट रिएक्शन के नाम से और पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जल्द जाके इनकी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इनको भी सपोर्ट करें और इनका काम देखें कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं पाकिस्तान में। मुज़फ़्फ़र भाई, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आप हमेशा टाइम निकालते हैं हमारी ऑडियंस के लिए और बहुत फैक्चुअल बातों पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया फ़ायका, आपका भी शुक्रिया और आपके तमाम जो देखने वाले हैं, उनको मेरा सलाम भी हो और उनको सत श्री अकाल भी और उनको सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। चूँकि आपको भी पता है कि आज जो है हमारे प्रधानमंत्री कॉप की 28 मीटिंग यानी कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पहुँच चुके हैं और उन्होंने किस तरीके से, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी बहुत आगाही दें कि कॉप 28 क्या था? किसके लिए किया गया? क्या मकसद था उनका? और किस चीज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई? जी, ये जो क्लाइमेट चेंज का एक मसला आपको पता है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं कि जो अचानक से बारिशें होना, ज़्यादा बारिश होना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, उससे सैलाब आना, ये सारे जो मामलात हैं वो आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है पोल्यूशन का मसला है। आप अगर इस वक्त भी देखें तो फैसलाबाद, लाहौर और न्यू दिल्ली के अंदर भी इस वक्त भी स्मोग है और स्मोग उसी वजह से है कि कार्बन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप एग्ज़ैक्टली। गाड़ियों का जो हुँ। धुआँ है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके साथ-साथ जो डीज़ल इस्तेमाल होता है, जो पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता है। इस तरह की जितनी भी और जो दरख्तों की कमी हो रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो एनवायरनमेंट है उसका ये जो कुदरती एक माहौल है उसमें तब्दीली आ रही है। एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ जो फ़िज़ा के अंदर जो ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो रही है, कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो एक कुदरती माहौल होता है कि मौसम होता है कि ये आपको पता है कि बारिशें जो होती हैं वो मौसम बरसात में होती हैं, सर्दी, गर्मी, यहाँ पर अब मौसम चेंज हो रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो जो एक नॉर्मल रूटीन में मौसम होता था कि इतने महीनों तक सर्दी रहेगी, इतने महीनों तक गर्मी रहेगी और फलाँ महीनों के अंदर बारिशें होंगी, ये सारा कुछ वो बदल चुका है। कभी अचानक गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी अचानक से बारिशें और शुमार बारिशें होती हैं। उसके साथ-साथ पहाड़ों पर जो बर्फ है वो वक्त से पहले जो पिघलना शुरू हो जाती है जिससे सैलाबी कैफियत होती है। ये सारी वजूहात यही हैं कि हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे और इसी जो सिलसिले में दुनिया के अंदर जो है सारे जो ममालिक हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। ये 28 जो है वो कॉन्फ्रेंस थी, तो इसके अंदर आज भी हो रही, कल भी होगी। तो ये सारे जो ममालिक हैं उसमें जो खराबी के ज़्यादातर ज़िम्मेदार हैं वो अमेरिका और चाइना हैं। और इसमें 50% जो हिस्सा है, सारी जो पोल्यूशन है, सारी जो कार्बन है, उसका 50% जो अमेरिका और चाइना मिलकर करते हैं। जबकि पाकिस्तान उसका 1% करता है, जबकि जो भारत है वो 3 से 4% है, अंदाज़न इतना ही है। लेकिन बिल्कुल। इसका खुमियाजा जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। ज़्यादा हुँ। जो इसका नुकसान है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये 3 ममालिक, आपको पता है कि हर साल सैलाब आते हैं, हर साल ही इस तरह अचानक से बारिशें होती हैं। आपने देखा होगा पिछले जो साल जो गुज़रा है वहाँ पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, आपके जो दूसरे जो इलाके थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो ये इस सारी चीज़ों के लेकर जो मोदी जी ने जो G20 मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी बात की थी। इसके अलावा जो ग्लासगो आयरलैंड के अंदर भी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी मोदी जी ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी थी, बल्कि
मोदी जी खुद इस पे अमल नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के जो ये ग्लोबल साउथ के एज ए लीडर के तौर पर ये काम कर रहे हैं, और अपने अलावा 13 मुल्कों के अंदर इसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं। उनका जो इकदामात हैं उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी हम, ये हमारी कोशिश है कि 2030 तक जितने कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है या डीजल का या इस तरह जो मुतबादल जराए, उसमें हम कह रहे हैं 50% तक कमी ले आएंगे। यानी कि जो भी जितनी भी बिल्कुल, आई है, अगर 3 या 4 पॉइंट है जो हिस्सा परसेंटेज में, तो ये आधा हो जाएगा। और जितना भी ये डीजल की कंजम्पशन है या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, कोयले का इस्तेमाल है, उसमें भी 50% के करीब ये कमी लेके आएंगे। और इनकी ये कोशिश है कि 2070 तक बिल्कुल इंडिया के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कोयले का इस्तेमाल भी खत्म हो जाएगा, डीजल का इस्तेमाल भी खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल जीरो कार्बन पर लेकर आ जाएंगे। ये इनकी बहुत अच्छी बिल्कुल। सोच है। तो इन्होंने जो बिल्कुल तकरीर की मुज़फ़्फ़र है। भाई, ये बात तो सच है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो-जो चीज़ें कही हैं, उन चीज़ों पे काम किया और वो चीज़ें हुई है और भारत का हर एक नागरिक जानता है। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से वहाँ पे वार्म वेलकम किया गया, कभी यूनाइटेड नेशंस के प्रिंस, तो कभी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन के जनरल सेक्रेटरी, आपने देखा ही होगा किस तरीके से वो वार्म जी, वेलकम था। क्या दर्शाता है वो, चूंकि प्रधानमंत्री को बहुत सारे लोगों ने, आपके ही पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स ने टीज किया था, एक चाय वाला कैसे ही मुल्क को संभालेगा। ये शायद प्रधानमंत्री ने अपने एक स्पीच में भी बोला था। लेकिन आज उसी हम्म, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हर मीटिंग में, चाहे वो कॉप 28 हो, चाहे वो G20 हो, या फिर अन्य देशों के लोग उनको किस तरीके से सराहते, किस तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम होता है। क्या आपको लगता है, क्या ख़ुसूसियात है उनमें? आपको क्या लगता है, ऐसी क्या बात है उनमें, क्यों हर जगह पे उनको सराहा जाता है? अगर सबसे जो उनकी अच्छी बात, मुझे आज भी मैंने उसकी उनकी देखी, जो उन्होंने तकरीर की स्पीच की, कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। ये सबसे जो अच्छी बात है, हर कंट्री जो है, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इनके जितने भी सरबराहान हैं, वो अपने सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। तो मोदी जी ने यहाँ पर जो स्पीच के अंदर बात की है, वो भी वही बात की कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाली नस्लों की बात कर रहा हूँ कि आने वाली नस्लों के बिल्कुल, लिए हमें ये सारे इकदामात करने की ज़रूरत है। तो ये इनके इकदामात नज़र भी आते हैं। आप देखें ना, टर्की के अंदर जब ज़ल्ज़ला आया, सबसे पहले जो है वहाँ इंडिया के, हालाँकि ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है इमदाद वहाँ पर पहुँचाई। आपको पता है कि बिल्कुल। गज़ा और इसराइल का मामला हुआ, वहाँ पर भी जो है इन्होंने फौरी तौर पर इमदाद पहुँचाई। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं, उनमें से पता चलता है कि ये लीडर क्या होता है। लीडर और एक चीज़ होती है, किसी मुल्क का प्रेज़िडेंट होना एक और चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रहा हूँ कि इनको जो रिस्पेक्ट मिलती है, इनकी जो ऑनर लीडरशिप की जाती क्वालिटीज़ है, की वजह से। वो इनकी को इसी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से की जाती है कि ये बिल्कुल, पूरी दुनिया का सोचते हैं, सिर्फ़ अपने भारत का नहीं सोचते। ये पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। तो इन्होंने जो आज भी तजावीज़ दी हैं, वो बहुत ही काबिल अमल हैं। अगर उनके ऊपर अमल कर दिया जाए, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि एक तो फंड जो है वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जितने भी ममालिक डिज़र्व करते हैं, उनको फौरी तौर पर जारी किया जाए, और हमें सबको मिल के काम करना चाहिए। और कह रहे हैं कि बिल्कुल, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो या हम इनोवेशन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको पता है बिल्कुल। कि जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो वो इलेक्ट्रिक भी कार्स, मेन आप इलेक्ट्रिक देखें। बसेस, ई-रिक्शाज़, बहुत जी, सारी चीज़ें आई जी। है। जी, ये सारी चीज़ें देखें ना, ये अगर डीज़ल का इस्तेमाल कम होगा, धुआँ नहीं निकलेगा, तो वो समझे कि वो इसी पॉलिसी के ऊपर इस वक़्त चल रहे हैं। तो ये इनको उन्होंने ये बोला कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे ममालिक को भी ये टेक्नोलॉजी दें। इस पे अब देखें कि जो जितने भी जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान के साथ अभी जो हालात इस तरह के नहीं है कि पाकिस्तान को भी ये इस तरह की ऑफ़र करे, तो ये अपने खित्ते के अंदर और भी जितने भी ममालिक हैं, ग्लोबल साउथ के जितने ममालिक हैं, इंडिया उनका एक एज़ ए लीडर जिस तरीके से है, तो वो ये कोशिश करेगा इंडिया के सबको अपनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा पहुँचाए, और ताकि ये जितने भी जो टारगेट सेट किए गए हैं, और वो उसके ऊपर जो वक़्त से पहले जो है वो काम हो जाए, ताकि वो कह रहे थे कि हमने जो पिछली सदी के अंदर नुकसान किया है, जो हम जिसका ख़ुमियाज़ा अब हम भुगत रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, वो हमारे
अभी भी हम इस पे अमल ना किया तो वो हमारी वजह से कल उनको भी कोई नुकसान पहुंचे। तो मैं ये देख रहा हूँ उसके बाद उन्होंने जो मेन जो अब बोला है कि जो आने वाली अगली जो है 2030 में कह रहे कि हम कर सकते हैं इसके ऊपर। और उन्होंने बोला कि जो G20 के अंदर उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो यही चीज थी कि हम ये चाह रहे थे कि वसुदेवा हाँ कुटुंबकम। जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि 2028 में कॉप 33 का जो इजलास है उसकी तजवीज उन्होंने दी है कि वो इंडिया में होस्ट करना चाह रहे हैं। तो अब देखें वो अभी से प्लान कर रहे हैं कि 2028 की प्लानिंग अभी से उनके दिमाग में चल रही है कि मैं अब अपने मुल्क के अंदर ये प्लान करूंगा। और देखें ये लीडर की पहचान ये होती है कि वो उनका विजन जो है वो आगे का हो। ये नहीं है कि काम हो जाए और उसके बाद में सर पकड़ के बैठे हों कि जी अब हमने क्या करना। उनका विजन यही है। और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि इंडिया को जो है वो बल्कि ग्लोबल साउथ को उनके कहने के ऊपर जो है वो फंड जारी कर दिया गया है। और जिसका वो फौरी तौर पर जो इस्तेमाल शुरू हो जाएगा उस पे मेन चीज़ यही है कि इनोवेशन जो नेक्स्ट होगी कि कैसे जो है डीजल का और जो पेट्रोल और इस तरह की चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल कैसे कम किया जाए। और जो पावर प्लांट के अंदर या दूसरी फैक्ट्रियों के अंदर या इस तरह जो धुआं छोड़ने वाली चीजें जितनी भी हैं उनको कैसे उनके मुतबादल जराए इख्तियार किए जाए। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी और बहुत तेजी से जो काम कर रहे हैं। और वो अब उनका जो अगला टारगेट है वो यही है कि ग्लोबल साउथ के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाए। जी बिल्कुल। वेल यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री G20 COP28 हर एक मीटिंग में और हर एक तरीके से उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है और बुलाया भी जाता है। उनके राय दही और उनके मशवरे पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है, इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर बात एक एक करेंगे पाकिस्तान की, एक और बात मैं वहीं यहाँ अगर पर बात कहना चाहूंगा। उन्होंने उन्होंने एक जो मेन बात की वो मैं कहना भूल गया। उन्होंने ये बोला कि हर मुल्क को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फायदा किस पे है। ये बिल्कुल। उन्होंने बात बात जो उन्होंने नाम तो नहीं लिया ये, लेकिन वो अमेरिका और चाइना को मुखातब कर रहे थे या रशिया को कर रहे थे कि आप सिर्फ अपने मुल्क का फायदा सोच रहे हैं। अमेरिका अगर कर रहा है तो जी अब हमारे मुल्क को क्या फायदा है। चाइना अगर कर रहा है हमारे मुल्क को क्या फायदा, रशिया अगर कोई कर रहा है तो हमारे मुल्क को क्या फायदा। वो कह रहे हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए। वो ये सोचना चाहिए कि मेरे फायदे में किसी का नुकसान तो नहीं है, मेरा अगर फायदा हो रहा है तो पूरी दुनिया का नुकसान तो नहीं हो रहा। ये बहुत अच्छी उनकी बात थी जो मुझे बहुत पसंद आई कि अगर आपने फायदा देखना अपने कंट्री का फायदा क्या है तो उसमें दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो अगर फायदा हो, अगर आप भी फायदा ले रहे हैं जिस तरीके से वो अपने मुल्क के अंदर जो टेक्नोलॉजी है या इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं उसका फायदा दूसरे मुल्कों को भी पहुंचना चाहिए। तो बड़ी ये अच्छी उनकी बात है, बड़ा अच्छा जो उनका विजन है। बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है भारत की और हर एक भारतवासी की। और भारत के प्रधानमंत्री जब ऐसी सोच रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब घर में परवरिश बड़े अच्छे देते हैं तो ऑब्वियसली पब्लिक या फिर उस घर के सदस्य भी अच्छे होते हैं। वेल, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज तक किसी भी समिट में नहीं बुलाया जाता है, ना अच्छे तरीके से वेलकम होता है ना कुछ। आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, क्या लगता है ऐसी क्या खामियां है उनमें कि पाकिस्तान को अब कहीं पे मतलब कुछ भी नहीं समझा जाता है, कहीं पे ना बुलाया जाता है, ना उनकी मशवरे की जरूरत होती है, ना उनके राय दही की जरूरत होती है, ना उनके प्राइम मिनिस्टर की कहीं इंटरनेशनल फोरम्स पे जरूरत होती है। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है, क्या खामियां है पाकिस्तानी गवर्नमेंट में? सबसे पहले तो खामी जो मेन खामी है हमारे अंदर ये है कि हमारे जो मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं वो सबसे पहले उस वो मसला है कि पूरी दुनिया को देखती है, हमें यही देखती है कि ये अगर आएंगे कहीं भी चार कंट्री इकट्ठे होंगे तो इनका अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो सिर्फ इसी वजह से आएगा कि वो वहां पर ये बोलेगा कि मैं यहाँ पर आपके पास फंड लेने आया हूँ, या हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आ गया है, या हमारे मुल्क के अंदर जो है इस तरह के प्रॉब्लम है, तो सिर्फ वो फंड लेने के लिए आएगा, अपने नुकसानात के अजाले के लिए आएगा, अपने मुल्क को जो है वो उसके लिए कर्जा मांगने या भीख मांगने के लिए, दूसरे लफ्जों में मैं आपको बोलूँ सिर्फ उसी लिए आएगा। तो उससे क्या मशवरा करना किसी ने कि जब आप गए मांगने के लिए हैं, आप अपने मुआशरे के अंदर देख लें, आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं कि अगर कोई इस तरह का वाकया हो या इस तरह का कोई हालात किसी के खराब हो तो उसको अपने पास नहीं कोई बैठने देता। तो मशवरा किसे मशवरा हमेशा उसी से लिया जाता है कि जिसके मुआशी हालात ठीक हों, जिसके मुल्क के अंदर
उसकी अपने मुल्क के अंदर सुनी जाए। अब मोदी जी देखें मुल्क के अंदर हैं तो उनके मुल्क के अंदर सुनी जाती है, उससे उन्हें किसी से कोई भी फैसला लेने के लिए किसी से मशवरे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई भी काम करना होता है तो वो तो या तो पहले आईएमएफ से पूछते हैं या वो किसी से और से जाके मशवरा लेते हैं। आपको पता होगा कि बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ की अगर जब बात हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे ने बोला था कि हम पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम इतना रिलीफ देना चाह रहे हैं और बाद में वो रिलीफ वापस ले लिया और बोला कि जी आईएमएफ ने हमें इजाज़त दी रिलीफ देने की। तो जो अपने मुल्क के शहरियों को रिलीफ ना दे सके आईएमएफ के कहने पर, तो उसको कॉप 28 के अंदर उनसे क्या सलाह किसी ने लेनी है, उनसे क्या मशवरा करना है या क्या उनकी वहाँ पर रिस्पेक्ट होनी है। तो रिस्पेक्ट के लिए आपको जो है दुनिया की एक अच्छी और बड़ी इकोनॉमी बनने की ज़रूरत है। अपने मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल जो क्राइसिस हैं वो भी देखने की ज़रूरत है, वो भी दूर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बन क्या रहा है, हमारे मुल्क के हालात क किधर जा रहे हैं, हमारे जो है वो पॉलिटिकल जो इस वक़्त जो सिचुएशन है वो आप बेहतर जानती हैं, आपको भी पता होगा कि क्या हालात हैं। किसी को पहले चोर बना दिया जाता है, फिर उसी को लाकर प्राइम मिनिस्टर के लिए अब आगे लिए के जा रहे हो और जिसको सादिक और अमीन हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती थी, अब उसके ऊपर एलिगेशन लगाकर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया तो हमें देख रही है ना कि इस मुल्क के अंदर बन क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो क्या फिर जब हम ही अपनी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया ने हमारी क्या इज़्ज़त करनी? तो ये सीधी-सी बात है, ये तो 2 और 2 4 वाला फ़ॉर्मूला है बिल्कुल, कि बिल्कुल, पूरी दुनिया बिल्कुल मुज़फ़्फ़र भाई, ये उनको भी समझनी चाहिए ये बातें, हुँ, पाकिस्तान को भी समझना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी समझनी चाहिए कि आज इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं हो रही है। रीज़न आपको भी पता है, रीज़न सबको पता है, रीज़न हर एक पाकिस्तानी को पता है, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक बस नारे लगाती है, अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है कि बस इस्लाम का ये है, हमें वो है, हमें ईमान का जज़्बा है, हमें कुछ भी होगा, हमें वो होगा। तो अभी अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं और जिनके दिलों में कोई खोट नहीं होती है। दैट्स व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग कि उनके दिल में कोई खोट नहीं है। बात आपने सही बोली कि वो हर एक नेशन के लिए सोचते हैं, पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं। वेल आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत फैक्चुअल बातों पे बात की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए प्रोवाइड किया। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए बेनिफिशियल होगी। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई डिबेट्स के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।